अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हल्कावार में खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शुमाइला चौधरी। हमारा आज का पहला हल्का NA 28 पेशावर 1 है, जो 2018 में NA 27 था। देही और शहरी आबादियों पर मुश्तमिल इस हल्के की खास बात यह है कि गुज़श्ता इंतखाबात में तीनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार आज या तो पार्टी बदल चुके हैं या किसी और वजह से इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। मथरा और शाह आलम तहसीलों पर मुश्तमिल NA 28 मामूली रद्दोबदल के साथ 2018 में NA 27 था। यहाँ से तहरीक इंसाफ के नूर आलम खान 71,242 वोट लेकर फतह याब हुए। मुत्तहिदा मजलिस अमल के गुलाम अली को 39,358 वोट पड़े थे और 24,015 वोट लेकर पीपल्स पार्टी की आसमा आलमगीर तीसरे नंबर पर रही। हल्के में टर्न आउट 40% रहा। बिल्कुल 2013 में मथरा, चमकनी, खालिसा, कानूगो हल्के पर मुश्तमिल NA 3 से तहरीक इंसाफ के साजिद नवाज 66,528 वोट लेकर फातेह ठहरे। JUI के गुलाम अली 27,927 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इकबाल जफर झगड़ा को मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 22,370 वोट मिले। हल्के में टर्न आउट 47% रहा और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है शुमाइला कि 2018 में PTI के टिकट पर जीतने वाले नूर आलम खान को 2013 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर 22,045 वोट मिले थे। सियासतदानों के बुलंदो बांग दावों के बावजूद NA 28 अवामी मसाइल का शिकार है। यहाँ बचने वाले किन तकालीफ का सामना कर रहे हैं और गुज़श्ता 5 सालों में यहाँ क्या तरक्याती काम हुए हैं, यही सब कुछ जानने के लिए पेशावर से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ अजीज़ हैं हमारे साथ। जी काशिफ, ज़रा NA 28 की हदूद, आबादियों और बरादरियों से मुतल्लिक मालूमात दीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के 4 सदर रोड शालम के इलाके में मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब इस हल्के को NA 28 का नाम दिया गया है। यहीं से पेशावर शुरू होता है। इसके जो बाउंड्रीज़ है वो 4 सदा के साथ टच हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आबादी की अगर हम बात करें तो 4 सदर रोड पर काफ़ी ज़्यादा आबादी है। इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई असम्बली के हल्का PK 72, 73 और 74 के इलाके शामिल है, जिनमें शालम, मथरा, इसके साथ जो ख़जाना का इलाका है, दाऊदज़ई का इलाका है और इसके साथ जो करीबी इलाके हैं वो इस NA में शामिल है। 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नूर आलम खान जो है वो MNA मुंतखब हुए थे और इसके साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो आजकल गुलाम अली है वो दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी की आसमा आलमगीर जो है वो यहाँ पर तीसरी पोजीशन उसने हासिल की थी। नूर आलम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुए थे, बाद में वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो गए थे। इस इलाके के लोगों की अगर हम बात सुने तो उनका कहना है कि इस इलाके में गैस लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसके साथ बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और यहाँ पर शहरी जो है वो ट्रांसपोर्ट के मसाइल का भी सामना कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 4 सदर रोड का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस रोड पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है, ताहम रोड की जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और आबादी इस पर काफ़ी ज़्यादा है, तजावुज़ात भी इस पर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग ट्रांसपोर्ट मसाइल का सामना कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर शहरियों का कहना है कि हफ्तों तक यहाँ पर गैस नहीं होती, जिसकी वजह से शहरी मजबूर है कि वो महंगी LPG और इसके साथ लकड़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर देहात के इलाके शामिल हैं, जहाँ पर लोगों का कहना है कि खेतीबाड़ी यानी ज़मींदारी से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और उनका कहना है कि नूर आलम खान जो है उनके मसाइल काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में नूर आलम खान ने शहरियों के मुताबिक ट्रांसफार्मर लगाए हैं और इसके साथ दाऊदज़ई का जो इलाका है वहाँ पर सुई गैस की पाइपलाइन जो है वो भी नूर आलम खान के दौरे हुकूमत में यहाँ पर लगाई गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 4 सदर रोड के कुछ हिस्सों पर मुरम्मती काम जो है वो भी NA 28 में जब नूर आलम खान यहाँ पर MNA थे तो उस दौर में हुए थे और इसके साथ ये शालम पुल जो है ये भी दोबारा नूर आलम खान के दौरे हुकूमत में बना था। जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मसाइल का सामना कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर अब बिजली और गैस जो है वो सबसे बड़ा मसला है और हुकूमत को चाहिए कि इन मसाइल को हल करे।
जी ठीक है काशिफ अजीज, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इस हल्के के मसाइल के हवाले से यहाँ के आवाम क्या कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। नूर आलम खान जो कि MNA था पहले पीपल पार्टी में, उससे हट के फिर PTI में चला गया। PTI में उसके बाद वो जो है ना वो काम ने अच्छा किया, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये लोग इन लोगों पे क्या हो गया है, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते, और तब भी करते हैं जब इलेक्शन आता है। नूर आलम खान क्या किया इन लोगों ने हमारे लिए, बस ये जब इलेक्शन आते हैं तब कम करते हैं, और वो भी टूटा फूटा काम करते हैं, इसके अलावा वो काम नहीं करते। रात शाम से लेके 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक नहीं होता, गैस बिल्कुल ही नहीं आती, तो उसके लिए लोग वो लकड़ियाँ लगाते हैं। वो सर्दी है, इतनी सर्दी बढ़ गई है, बिजली भी नहीं है, इसी तरह बिजली का भी हाल है। ट्रांसफार्मर वगैरह वो तो MNA का काम होता है कि वो लगाना होता है, उसको वही लगाए उसने, और कुछ भी नहीं किया। और उसने हमने वोट भी उसको उससे दिया था कि वो के साथ था। जब उन्होंने इमरान खान से गद्दारी की तो फिर हमने उसको हटा दिया। अभी वो आएगा वोट मांगने, हमने वोट उनको नहीं देना है। जी 15 रुपये से ज़्यादा और भी कम होने चाहिए, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, आवाम बहुत जो है खसारे में पड़ गई है। इसके हवाले से एक होना चाहिए कि और भी सस्ता होना चाहिए। ये बहुत महंगा है, अभी भी महंगा है। यार नूर आलम खान ने तो इधर मेरे ख्याल में ये बहुत से काम किए, उसने इधर गैस के काम मतलब बहुत ज़्यादा किए, और ट्रांसफार्मर बिजली का ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा लगाए, और बहुत से ज़्यादा काम किया उसने। यहाँ के मसाइल तो बहुत से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से बिजली और गैस का मसला बहुत ज़्यादा है। बिजली जो कि दिन में सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे इस तरह आता है, बाकी बिजली नहीं होता। यहाँ पे जो है ये NA 68 के इलाके नूर आलम खान का, यहाँ पे जो है लोड शेडिंग का मसला ज़्यादातर रहता है, मतलब दिन में 16 घंटे 15 घंटे तक जो है लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती। NA 32 में जो है ना, यहाँ पे मसाइल जो है ना, मसाइल यहाँ पे तो एक गैस नहीं है, पूरे 20 साल से गैस नहीं आ रहा है, समझ के ना। यहाँ पे अभी भी लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, लोड शेडिंग होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। मतलब मसाइल तो बहुत हैं। यहाँ पे गड्ढे निकालते हैं, पेप लगाते हैं, बोलते गैस उसमें गैस ही नहीं आता है। मगर मसाइल यहाँ पे ज़्यादा मसाइल है। मसाइल तो यहाँ आप लोगों को सबको पता है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। जो पहले मौसर था हमें वो भी हमसे छीना गया है। एक महंगाई ने आवाम को मार दी है, ये मसाल है। ना अभी पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। ये हर MNA का ये उसका फ़र्ज था कि यहाँ काम करता, यहाँ काम किसी ने नहीं किया। आए, खाया पिया और गए, बस। मेरे इलाके में सब ये आजकल ये गैस 3-4 महीने हो गए हैं कि गैस नहीं है। क्या समझे, जगह तोड़ जाकर पर जगह सारे इलाके को खंडरात बना दिया, सड़कों को पैर टूटे हैं, कोई पैदल भी नहीं चल सकता, कोई बंदोबस्त नहीं है, और लेकर चले जाते हैं, फिर कोई आता नहीं है इधर। आवाम की राय आपने देखी, तो नाज़रीन NA 28 में इस मर्तबा सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है। 2018 में जीतने वाले नूर आलम खान PTI से मुनहरिफ होकर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। 2018 में दूसरी पोजीशन पर रहने वाले JUI के गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। NA 28 में कौन किसका होगा उम्मीदवार, पुराने चेहरों की अदला बदली होगी या बड़ी सियासी जमातें नए उम्मीदवार सामने लाएंगी। पीपल्स पार्टी की आसमा आलमगीर के पार्टी से मुस्ताफी होने के बाद एक बार फिर पीपल्स पार्टी में शामिल होने की खबरें भी हैं। खबरें ये भी हैं कि उनके शौहर अरबाब आलमगीर को कौमी असेंबली और बेटे को सूबाई असेंबली का टिकट भी मिल चुका है। 2022 में KPK के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आज पेशावर का सिटी मेयर जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखता है। शेर आलम यूनियन काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन का ताल्लुक भी JUI फे से है। मथुरा यूनियन काउंसिल में भी JUI को काफ़ी पजीराई हासिल है। यहाँ से JUI फे के टिकट पर इंतखाब लड़ने वाले हाजी गुलाम अली इस वक्त गवर्नर KPK हैं। अगर PTI को कोई मौजूद उम्मीदवार ना मिला तो क्या NA 27 की ये सीट इस बार JUI के लिए हलवा साबित होगी? बिल्कुल, ये भी सवाल है और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार जनाब अदनान आदिल साहब। अदनान साहब बताएगा कि NA 28 पेशावर 1 में हवाएं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के हक में चलती नजर आ रही हैं या किसी और पार्टी के? मेरे ख्याल में हवा जो है KP में और पूरे पाकिस्तान में वो तो PTI के हक में चल रही है, और जो NA 1
पेशावर है वो वहाँ के देही इलाकों पे मुश्तमिल है, पेशावर के इर्द गिर्द के। वहाँ पे अगर आप ये कहें कि लोकल फैक्टर्स भी असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शन में, और वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का, जमात इस्लामी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन जो बहैसियत मजमूई जो हम मुशाहिदा करते हैं वो तहरीक इंसाफ का इस वक्त बहुत ज़ोर है। पहले वहाँ नूर आलम खान जीते थे और वो टिकट पे जीते थे PTI के, तो उनका कुछ ज़ाती वोट बैंक नहीं है ऐसा। उनका वोट बैंक, उनको जो वोट मिले थे वो PTI के वोट मिले थे, तो PTI का ही वहाँ पर मुकाबला होगा जिससे भी होगा। और जमीयत उलमा इस्लाम ठीक है, वहाँ पे उसकी अपनी एक जड़ें हैं और उनका एक रिवायती वो इलाका है, वहाँ पे अरबाब फैमिली भी बहुत अहम है और पीपल्स पार्टी में वो अब शामिल हो गए हैं। पहले उनकी कुछ दूरी हो गई थी, लेकिन अब वो दोबारा से उनके मामला ठीक हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कुछ बीच में मुसालिहत करवाई है, ज़रदारी ख़ानदान से अरबाब ख़ानदान का दोबारा से ताल्लुक़ जुड़ गया है, तो वो भी एक मुकाबले में होंगे। लेकिन ये कि PTI का तो वोट बैंक जो है वो लॉयल है। अदनान साहब, अगर नूर आलम खान JUI की तरफ से पेशावर 1 की सीट पर उम्मीदवार हुए तो क्या उन्हें PTI के कुछ हलकों की हमायत भी हासिल होगी? मेरा नहीं ख्याल कि नूर आलम खान को PTI के लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोग उनसे अब उनको सख्त नापसंद इसलिए करते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको गिराने में उनका बहुत अहम किरदार था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में नूर आलम खान पेश थे। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। तो लोग ऐसे लोगों को जो लोटे हो जाते हैं, वफ़ादारी बदल जाते हैं, पसंद नहीं करते लोग, बल्कि उनके ख़िलाफ़ बहुत शिद्दत से वोट डालेंगे। और PTI का तो वोट उन्हें नहीं मिलेगा। ज़ाती असर व रसूख की बुनियाद पे या जमीयत उलमा इस्लाम की जो वहाँ पे रूट्स हैं, और क्या पता जमीयत उलमा इस्लाम के लोग भी उन्हें वोट देना उस तरह पसंद करें, क्योंकि वो कोई मजहबी उस तरह से आदमी नहीं है, कोई उनकी ना, वो तो दाढ़ी भी नहीं है उनकी। तो जो जमीयत उलमा इस्लाम के वोटर्स हैं उनका तो बड़ा मजहबी रुझान है। तो देखना होगा, क्योंकि आम तौर से जो नए लोग आते हैं किसी पार्टी में उनको लोग आसानी से कबूल नहीं करते। तो अदनान साहब, क्या लग रहा है कि PTI किसको टिकट देगी? क्या उनके पास कोई मौजू उम्मीदवार है? हाँ, ये एक है मामला कि चूँकि PTI के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किलात हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करवाने से रोका गया है, पार्टी का निशान वापस ले लिया गया है, पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी गई है। तो बहुत से लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं। शायद शेर अफजल मरवत भी वहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि फाइनली क्या PTI अपने निशान के ऊपर, बल्ले के निशान पे अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, और क्या किसी और पार्टी की तरफ से उनके उम्मीदवार फील्ड किए जाएंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे। और फिर स्क्रूटनी के अमल के बाद उनके जो उनसे हमदर्दी रखने वाले, उनसे वाबस्तगी रखने वाले लोगों ने कागजात जमा कराए हैं, क्या उनको उसमें तो नाअहल नहीं करार दे दिया जाता। और फिर उसके बाद जो जनवरी के पहले हफ्ते में ये बात वाज़ेह होगी कि PTI का उम्मीदवार कौन होगा। यही ये चाहते भी हैं सरकारी तौर पर कि PTI के वोटर्स हैं गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहें, वो बददिल हों, मायूस हों, घर बैठ जाएं, वोट न डालने जाएं, ताकि PTI का वोट जितना तोड़ा जा सकता है उतना तोड़ा जाए। ठीक है अदनान आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, NA28 में इस बार JUI को बहुत से मौके हासिल हैं। मेयर पेशावर चेयरमैन यूनियन काउंसिल शाह आलम का ताल्लुक JUI फे से है, और इससे बढ़कर यहाँ से JUI फे के गुज़श्ता उम्मीदवार गुलाम अली आज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं। अगर यहाँ से PTI मुनासिब उम्मीदवार सामने ना ला सकी तो ये सीट JUI के लिए आसान साबित होगी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और फिर चलेंगे अपने अगले मुतवक्के कांटेदार मुकाबले वाले हल्के की जानिब। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा अगला हल्का है NA40 इस्लामाबाद 1। 2018 के इंतखाबात में NA52 था। NA40 शहरी इलाकों पर मुश्तमिल इस्लामाबाद का पहला हल्का है, जिसकी हदूद में मार्गला एवेन्यू, I10, PHA फ्लैट्स, F11, H11, H10 और दीगर इलाके शामिल हैं। NA40 इस्लामाबाद की आबादी 7,82,561 है। 2018 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 2,34,508 रही। और इस्लामाबाद के मशहूर मकामात शाह फैसल मस्जिद, F8 मरकज़ और मार्गला एवेन्यू भी NA40 में शामिल हैं। अहम बरादरियों में राजा, अब्बासी, शेख,
नून, सैयद और आवान अहम हैं। NA-46 के मकीनों की बड़ी अक्सरियत सरकारी मुलाजमत पेश अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि लिटरेसी रेट 81% है। NH-41 इस्लामाबाद एक मुकम्मल शहरी हल्का है। 2018 के आम इंतखाबात में ये हल्का NA-52 था। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा खुरम नवाज 64,881 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफजल खोखर ने 34,087 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी को 33,565 वोट पड़े। हल्के में टर्न आउट 64% रहा। 2013 में इस्लामाबाद 1 का ये हल्का NA-48 था। आम इंतखाबात में यहाँ से PTI के टिकट पर जावेद हाशमी कामयाब हुए। सीनियर सियासतदान के तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होने पर हल्के में ज़िमनी इलेक्शन में बल्ले के निशान पर असद उमर 48,073 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अशरफ गुज्जर ने 41,186 वोट दिए। पीपल्स पार्टी के फैसल शेख बट को 3,943 वोट पड़े। टर्नआउट 32% रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, NA-46 इस्लामाबाद 1 मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद का शहरी हल्का है। अहम तिजारती मराकिज़ पर मुश्तमिल NA-46 में अवाम के मसाइल क्या हैं, ये जानते हैं। अंजुम अकील खान ने कुछ हमारे मसाइल को काम, जिस तरह रोड सेवरेज का काम शम किए हैं, तो इसलिए हम अंजुम अकील को खान को वोट देंगे। मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पहले बताया कि रोड के, गैस के, सेवरेज के, लेकिन नून लीग ने काम किया पहले भी और इंशाल्लाह उम्मीद उनसे फिर भी है, क्योंकि वो काम करने वाले हैं। जी, उनके 13.5 साल में सिर्फ लारा ही लगाया गया। जहाँ भी इलेक्शन आए उन्होंने मसाइल हल करने का सिर्फ वादा किया, पूरा कोई भी न किया। वोट का जब मसला है वो इंशाल्लाह नून लीग को देंगे, इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। ये इंशाल्लाह PTI को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह PTI जीतेगी। यहाँ असल इतना तकरीबन 20-25 साल से इतना काम नून लीग ने नहीं करवाया जितना PTI ने ये 3 साल में करवाया है। जहाँ तक बरादरी सिस्टम का ताल्लुक है, तो बरादरी सिस्टम पे देखें, वोटिंग अब लोगों का शऊर आ गया है। अब लोग जो है ना बरादरी सिस्टम पे नहीं जाते, अब वो देखते हैं काम कौन ज़्यादा करता है, ये किसने हमारी सपोर्ट की है। अब ये चीज़ें देखी जाती हैं। हमारे पास पानी के मसाइल थे यहाँ पे और बड़े सड़कों के मसाइल थे। अंजुम अकील का जिस वक्त ज़माना था, उस टाइम ये था कि इस्लामाबाद की खूबसूरती, हर चीज़ जो थी नीट एंड क्लीन था, मसाइल भी हल हो रहे थे, सारे कुछ थे। मगर अब जो है आप कहीं भी चले जाएँ ना, किसी इदारे में भी चले जाएँ, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस यही है कि बस वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, बस बैठ के खा रहे हैं और कुछ नहीं। तो नाज़रीन, NA-46 के हवाले से हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें क्या तफसीलात बताएंगे, आपको दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद के हल्का NA-46 में मौजूद हैं। 2018 में NA-46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर जो थे वो कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे और ये सीट जो है वो असद उमर के नाम हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीट विन की थी। 2024 जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कैंडिडेट, जिसमें शुएब शाहीन, डॉक्टर बाबर अवान, इसके अलावा आमिर मुगल और जमशेद मुगल, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान 2018 से 2024 तक के जनरल इलेक्शन में इस हल्के के क्या मसाइल थे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, कौन से मसाइल जो है वो हल किए जा सके। इसके अलावा उस पर भी बात करेंगे कि PDM की जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें तरक्याती मंसूबे जो थे वो लगाए गए थे, क्या इस हल्के पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि बरादरी सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत है। इस दफ़ा बरादरी सिस्टम पर वोट पड़ेगा या फिर जो वोटर्स है उसका सियासी शऊर जो है वो बेदार हो चुका है, सियासी शऊर के तहत ही वोट कास्ट किया जाएगा। NA-46 अब तक वाहिद हल्का है जहां से PTI के उम्मीदवार सामने आए हैं। वकील रहनुमा और PTI तर्जुमान शुएब शाहीन ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। क्या मुस्लिम लीग नून इस बार भी तारिक फजल चौधरी को ही टिकट देगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ कामरान खान से। कामरान खान, शुएब शाहीन PTI के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून क्या इस बार भी तारिक फजल चौधरी को टिकट देगी? आज की जो सूरत हाल है, आज की ये सूरत हाल है कि अंजुम अकील खान को बिल्कुल गो हेड मिला हुआ है, उन्हीं को टिकट मिलेगा। उनका यहाँ तक कि कोई कवरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो अंजुम अकील खान का बज़ाहिर कन्फर्म है। जो बात की जाती है, इसी तरीके से जमात इस्लामी ने फिर दोबारा यहाँ से मियाँ असलम को टिकट जो है वो कन्फर्म कर दिया है। उन्होंने भी जो उनकी लिस्ट जारी हुई है जमात इस्लामी की, वो NA-46
से उनके उम्मीदवार मियां असलम होंगे, जो कि पहले इसी हलके से एक बार जीत चुके हैं। और पीटीआई का जो यहाँ पर मामला है वो अभी बड़ा उसमें यानी कि आप ये कहिए कि काफ़ी अनसर्टन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से शुएब शाहीन जो कि सुप्रीम कोर्ट के मायानाज वकील हैं वो, और पीटीआई की लीगल टीम के सेंट्रल कारकुन हैं, उन्होंने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तगड़े उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। जबकि इसी हलके से डॉक्टर बाबर अवान जो हैं वो, जो कि पीटीआई के अब सेंट्रल जो हैं वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने भी यहाँ से लड़ने का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। ये उनका हलका है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि 2002 के इलेक्शन में वो मियां असलम के हाथों उन्होंने शिकस्त खाई थी, लेकिन इस दफ़ा वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पर पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर बाबर अवान ने सिर्फ इसी हलके से नहीं बल्कि पीटीआई के लिए उन्होंने NA46, NA47 और NA48 तीनों इस्लामाबाद के हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी लिए हैं और जमा भी करवाए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनको किस अंदाज में पार्टी का टिकट अगर मिलता है तो वो फिर किस हलके से वो फाइनल होते हैं, या हो सकता है वो एक से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन लड़ना जो है वो चाहें, और ये भी हो सकता है कि वो उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़े, क्योंकि जो बल्ले का निशान जिस तरीके से डिस्प्यूटेड हुआ है इस वक्त, तो ये वाली सूरत हाल है इस वक्त जो कि पार्टी कैंडिडेट्स के दरमियान हम देख सकते हैं। कामरान खान, शहरी हलके में बरादरियों की बुनियाद पर वोट पड़ेगा या सियासी बुनियाद पर? देखिए, इस्लामाबाद में जो यहाँ के पुराने मकामी लोग हैं, कुछ यहाँ के इलाके जो NA46 में ऐसे भी हैं जो कि यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल बनने से पहले भी, यानी कि आप यूँ समझ लें क़याम पाकिस्तान से पहले से यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं, बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन वो उनका जो बरादरी सिस्टम है वो अभी तक चला आ रहा है। लेकिन ये NA46 में एक और बड़ा फैक्टर है, वो है यहाँ पर जो है गोलड़ा शरीफ जो है उनका, ये गोलड़ा शरीफ जो है वो भी उन्हीं के हलके में आता है। और यहाँ से जो उनके एक किस्म का कह लीजिए कि जो एक मजहबी वोटर है वो भी बड़ा मैटर करता है। और ख़ास तौर पे जो भी इस हलके से इलेक्शन लड़ना चाहे उसकी ये कोशिश होती है कि जो वहाँ के सजादा नशीन हैं उनकी हमायत जो है वो हासिल कर सकें, ताकि उनके जितने पैरोकार हैं उनके वोट जो हैं वो उनको मिल सकें। तो ये एक यहाँ पर बरादरी से ज़्यादा यहाँ पर एक ये मजहबी वाला फैक्टर जो है ये भी बहुत मैटर करता है NA46 में। तो बाकी इसके अलावा जो है वो छोटे मोटे जो बरादरीज़म जो है वो चल रहा होता है, वो इतने बड़े फैक्टर्स नहीं हैं यहाँ पर NA46 में, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये शहरी हलका है। इस्लामाबाद का ज़्यादातर शहरी और देहाती दोनों ही मिल रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गलबा जो है वो शहरी आबादी का है। और शहरी आबादी में फिर उस तरीके से, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो तो आपको पता है कि ये एक नया शहर उस वक्त आबाद हुआ जब कैपिटल यहाँ पर बना था, तो यहाँ की जो पुरानी आबादियाँ हैं वो ज़रूर बरादरी सिस्टम पर यकीन रखती हैं, लेकिन जो शहरी हलके बाद में आबाद हुए उनमें बरादरी वाला कोई एलिमेंट जो है वो उस तरीके से मौजूद नहीं है। कामरान खान, पीडीएम हुकूमत के 16 माह के दौरान इस्लामाबाद में होने वाले तरक्याती काम मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी जंग में फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, कोई NA46 की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस वक्त, तो कोई डेवलपमेंट जो है ना वो उन 16 महीनों में नहीं हो सकी थी पीडीएम की। बल्कि 16 महीनों की बात तो छोड़िए, जब यहाँ तक कि पीटीआई की भी हुकूमत थी और असद उमर जो है उस वक्त वो पार्टी के सेंट्रल रुकन थे और सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी उनसे इस हल्के में लोगों को शिकायत थी कि उन्होंने काम कोई नहीं किया था। कोई 1% भी तरक्याती काम जो था वो ये शिकायत थी कि असद उमर ने अपने हलके में नहीं किया, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी जो थी वो इक़्तिदार में थी और वो खुद वज़ीर भी रहे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हलके में कोई काम जो है वो नहीं करवा सके थे। इसके बाद जो पीडीएम का दौर आया 16 माह वाला, तो इसमें भी जो है वो हमने देखा कि ज़ाहिर है कि ये कोई भी जो यहाँ के वो एक मुरक्कब थी, एक कंपोजिट हुकूमत थी जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और दीगर जमातें भी शामिल थी, नून लीग लीड कर रही थी। तो उसमें से उस हवाले से देखा जाए तो बावजूद इसके कि तमाम MNAs के उस वक्त के MNAs को तरक्याती फंड जारी हुए थे, लेकिन उसमें PTI के जो उस वक्त जो यहाँ से MNA थे NA46 में, वो मैंने बताया कि असद उमर थे। तो असद उमर को फिर जो PDM की हुकूमत आई है उस वक्त जो तरक्याती फंड MNAs को जारी हुए उसमें असद उमर शामिल नहीं थे, क्योंकि ये रिज़ाइन देकर बाहर आ चुके थे असम्बली से। तो इसलिए पार्टी
पार्टी का यानी उस हल्के का अपना MNA मौजूद नहीं था। इसके अलावा वहाँ जो दीगर लोग थे उनके पास ज़ाहिर है कि फ़ंड उस तरीके से नहीं थे, तो कोई इसमें डेवलपमेंट जो है ना, कोई तरक्याती काम जो है वो ना ग्राउंड पे नज़र आ रहा है ना ही कागज़ों में है। ठीक है कामरान खान, बहुत शुक्रिया आपका। तो शुमाइला, शहरी हल्का 81% शरह ख्वानदगी और 60% से ज़्यादा टर्न आउट NH-46 इस्लामाबाद 1 के वोटर्स की सियासी पुख्तगी की चुगली खा रहा है। क्या इलेक्शन 2024 में इसी सियासी शऊर के तनाजुर में वोट पड़ेगा? इंतखाबी नतीजा चाहे कुछ भी हो, शहर इक़्तिदार के अवामी मूड का फैसला NH-46 से ही होगा। आगे बढ़ते हैं और नए हल्के पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन, लिए चलेंगे आपको कराची और बात करेंगे एक और अहम हल्के की। मेरी मुराद NA 247 से है, जो 2018 के इंतखाबात में NA 253 था। नई हल्का बंदियों के मुताबिक न्यू कराची सब डिवीजन पावर हाउस के अलावा गोट, गुलाम मोहम्मद, खमीसो गोट जैसे देही इलाके हल्के की हदूद में शामिल हैं। NA 247 की आबादी 9,38,000 से ज़्यादा है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और मजदूर पेशा तबके पर मुश्तमिल वाले इस हल्के में 80% से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले आबाद हैं। पंजाबी, पठान, सिंधी भी काबिल ज़िक्र तादाद में आबाद हैं। NA 247 माजी की तरह आज भी MQM का मजबूत गढ़ समझा जाता है। हल्के से हसन, मसना, अलवी, उसामा कादरी, सैयद मोहम्मद असलम कामयाब हो चुके हैं। NA 247 के मसाइल में सिरे फहरिस्त पानी की किल्लत है, सफाई का निज़ाम, जुराइम की मुसलसल बढ़ती शरह, खुसूसन स्ट्रीट क्राइम से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाका होने के सबब कब्ज़ा माफिया भी यहाँ काफ़ी मुतहरक है। बिजली, लोड शेडिंग, ट्रांसपोर्ट और टूटी फूटी सड़कें भी हल्के के अवाम का बड़ा मसला है। मज़ीद जानने के लिए NA 247 के वोटर्स के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं। तो वोट तो मैं देंगी नहीं भी किसी को भी, क्योंकि हमारे हुकूमत में कोई ढंग की कोई चीज़ ही नहीं है जो जिस पे मैं वोट दूँ। जी हाँ, बिल्कुल वोट देंगे। वोट हमारी ताकत है। इलेक्टेड हुकूमत कायम होना चाहिए जिसमें कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं बेहतर चॉइस किसी को भी नहीं समझती कि किसको देना चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो है वो वोट लेने तो आता है लेकिन दे के हमें कुछ नहीं देता, कराची को कुछ नहीं देना। PTI ने भी जो है 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन ये है कि काम कराची के लिए किसी ने नहीं किया। तब्दीली वही पीपल्स पार्टी आगे कर सकती है। उनके MNA आएंगे या MP आएंगे तो उनको फंड देंगे तो वो काम कर देंगे। बाकी तो कोई अभी जो काम सड़कें बन रही है क्यों बन रही है, पीपल्स पार्टी करा रही है। देखिए हमें देखना पास्ट माजी में कि हमारे लिए नेमतुल्लाह साहब ने क्या काम किया, या उससे पहले जो थे जमात इस्लामी की, उन्होंने क्या काम किया, सब तस्वीर हमारे सामने है। तो मुझे सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा कमाल है, ये सब एक दूसरे में मफाद परस्त हैं। एक जगह एक पार्टी के अंदर टुकड़ों में बटे हुए थे, अब एक हो रहे हैं। बाकी ये सब कोई काम करने वाले नहीं है। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल ने किया किसी ज़माने में, मुतहदा थी, अभी तो सब मफाद परस्त थे। नाज़रीन, 2018 में न्यू कराची और मज़ाफ़ाती इलाकों पर मुश्तमिल NA 253 से MQM पाकिस्तान के हाफिज उसामा कादरी 52,426 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अशरफ जब्बार को 39,148 वोट मिले, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद अली 24,794 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल को 13,000 के करीब और जमात इस्लामी के मुनम जफर को 9,357 वोट मिले। टर्न आउट 38% रहा। 2013 में हल्के से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी 1,01,386 वोटों से कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ जब्बार को 62,000 के करीब वोट मिले। जमात इस्लामी के असदुल्ला भुट्टो को 12,651 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 10,000 वोट मिले। 2013 में टर्नआउट 41% रहा। नाज़रीन, 2018 से 2023 तक बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे बढ़कर मुंतशिर और बिखरी हुई MQM पाकिस्तान एक हो गई है। MQM में जम होने वाली पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने गुज़श्ता इंतखाब NA 247 से ही लड़ा था, लेकिन आयशा उस वक्त PSP जो है वो MQM का हिस्सा नहीं बनी थी। आज PSP MQM में जम हो चुकी है और इस बार MQM किसको टिकट देगी, मुस्तफ़ा कमाल या उसामा कादरी?
ये है अहम सवाल और जवाब के लिए राब्ता किया है हमने सुनो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ शुएब बरनी से। उन्हीं से जानते हैं। शुएब बताइएगा कि NA 247 पर MQM का उम्मीदवार कौन होगा, उसामा कादरी या मुस्तफ़ा कमाल? उन्होंने 2018 में अगर हम बात करें दोनों की, तो दोनों ने अलग अलग पार्टी से इंतखाब लड़ा था। इस बार क्या देख रहे हैं आप? जी देखें, जिस तरह आपने NA 247 की बात करी, तो जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल तो पिछली मरतबा जब इंतखाबात हुए थे 2018 के, तो वो पाक सरज़मीन पार्टी में थे, और उसामा कादरी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ही कैंडिडेट थे। लेकिन अब क्योंकि PSP जो है वो MQM में जम हो चुकी है, तो अब मुश्तरका तौर पे MQM पाकिस्तान के ही कैंडिडेट होंगे जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, क्योंकि अभी कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं और ये इनमें क्योंकि रिफ्यूज़ भी हो सकते हैं, स्क्रूटनी का मरहला भी है और कागजात मुस्तरद भी हो सकते हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब लिस्ट आवेज़ा होगी तो पता चलेगा कि MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट कौन फाइनलाइज होते हैं। ये हल्का बेसिकली अगर मैं आपको बताता चलूँ, NA 247 पिछले इंतखाबात में NA 253 था, लेकिन अब हल्का बंदियों की तब्दीली के बाद और जो डिलिमिटेशन चेंज हुई है सेंसस के बाद, उसके बाद इसमें तब्दीली हुई है। इस हल्के के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो नॉर्थ कराची, न्यू कराची के इलाके इसमें शामिल हैं और 11 लाख से ज़ायद आबादी है इस डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें 11 लाख से ज़ायद वोटर्स शामिल हैं जो कि वोट कास्ट करेंगे, जिसमें मेल हैं। इसके अलावा 9 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स हैं। तो इस ज़िले की अगर बात की जाए तो कुल 21 लाख से ज़ायद मर्द और ख़वातीन वोटर्स बनते हैं जो कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ इस हल्के की ख़ास बात यह है कि इसमें 4,31,000 और 569 वोट्स हैं जो कि वोटर्स का वोट कास्ट करेंगे। तो एक कराची का ये बड़ा हल्का है जिसमें वोट डलेंगे। शुएब बरनी, 2018 में PTI के उम्मीदवार को यहाँ से 13,000 वोटों से शिकस्त हुई थी। मौजूदा सूरत हाल में आप PTI को कहाँ देख रहे हैं? जी देखिए, 9 मई के बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई है, फिर उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त नहीं दी है, तो उसके बाद ये तब्दीली आई है। इस वक्त ये भी हुआ है कि 2018 के इंतखाबात में MQM बहुत ज़्यादा स्प्लिट थी, PSP अलग से इलेक्शन लड़ रही थी, MQM अलग से लड़ रही थी, और MQM के जो दीगर फ्रैक्शंस हैं जिनमें MQM पाकिस्तान और MQM हकीकी ये अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि PSP का मर्जर हो चुका है MQM के अंदर, तो MQM और PSP एक ही कैंडिडेट होंगे और ये इस चीज़ का फ़ायदा यकीनी तौर पे MQM को पहुँचेगा। न्यू कराची का ये जो हल्का है, इसकी अगर बात कर ली जाए, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग आबादी की बड़ी तादाद है, तो वो वोट बैंक जो है MQM के फेवर में होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी चीज़ है कि क्योंकि बाकी दीगर मजहबी जमातें भी कॉन्टेस्ट कर रही हैं, जिनमें TLP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, तो वो भी वोट्स लेती हैं। लेकिन ये MQM का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला कॉन्स्टिटेंसी है NA 247, जो कि माजी में NA 253 थी, क्योंकि यहाँ से अब जब मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे, अगर उनके कागजात मंजूर हो जाते हैं तो फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो यकीनी तौर पे वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अच्छा, इसी हल्के की अगर मैं सूबाई नशिस्तों की बात कर लूँ जो कि कौमी के नीचे आती हैं, तो उनमें PS 122 और 123 है। तो वहाँ से MQM के एक पॉपुलर फेस ख्वाजा एजारुल हसन इलेक्शन लड़ेंगे जो कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ इसी हल्के में जो अब्दुल वसीम भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट होंगे, वो भी सूबाई असम्बली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे और वो भी माजी में MPA रह चुके हैं। तो MQM ने इस सीट पे तमाम वो कैंडिडेट्स उतारे हैं जो कि पहले जीते हुए हैं MQM के टिकटों पर ही, मुस्तफ़ा कमाल हो, ख्वाजा एजारुल हसन हो या अब्दुल वसीम हो, तो उन्हीं को MQM दोबारा से मौका दे रही है इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए। शुएब, आपने मजहबी जमातों की बात की। तहरीक लब्बैक ने गुज़श्ता इंतखाबात में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। क्या तहरीक लब्बैक इस बार भी हैरान करने वाले नताइज दे सकेगी? जी देखिए, इस हल्के के अंदर अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि इसमें मजहबी वोट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले इंतखाबात में तकरीबन कराची की हर सीट पे चौथे, पाँचवें नंबर, तीसरे नंबर पर वो आ रहे थे और लियारी से तो उन्होंने 2 सूबाई असम्बली की सीट्स भी जीती थी, तो इस दफ़ा भी उनका वोट बैंक स्टक है, मौजूद है और वो न्यू कराची में उनका वोट बैंक बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर हम उनको MQM के देखते हैं तो MQM
एमक्यूएम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस हलके में वोट्स के हिसाब से, क्योंकि मजहबी वोट के मुकाबले में जो सियासी नज़रियाती वोट है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ स्टक है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि कैंडिडेट उनके भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जाहिर सी बात है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो अभी सिचुएशन फ़िलहाल तो एमक्यूएम के फेवर में है। लेकिन मजहबी वोट जो है वो टीएलपी का इंटैक्ट है और यहाँ पे जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे वो भी वोट्स काटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेबरनी आपका। तो नाज़रीन, NA 247 में आपसी इत्तेहाद की वजह से एमक्यूएम की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और पार्टी के यकजा होने से एमक्यूएम के हामियों को भी जो हौसला मिला है। और अब देखना है कि 8 फरवरी को हल्के के वोटर्स क्या फैसला करते हैं। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए कांटेदार मुकाबलों की तफसील के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।